नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के मसले पर बात करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं और इस विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है हमने मेजर अमित बंसल को, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल आज का यही है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जो टकराव का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसे लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, आखिर खत्म कब होगा? 2 महीने होने को हुए, आखिर खत्म कब होगा? किस पॉइंट पर जाकर खत्म होगा? देवेंद्र जी, आज इस लड़ाई को लगभग 56 दिन हो गए हैं जी। और 56 दिन के बाद भी अभी ये कोई रे ऑफ लाइट नहीं दिखाई दे रही है कि ये कब खत्म होगा। जी। और बहुत डायनेमिक सिचुएशन चल रही है। पहले जो अटैक था वो मल्टीपल लोकेशन पर लॉन्च हुआ, उसके बाद ब्लैक सी से अटैक लॉन्च हुआ जी। उसके बाद फिर रशिया ने लगभग 20 दिन पहले एक लॉन्च किया अटैक कीव के ऊपर जी। बड़ी तादाद में, जिसमें करीब 64 मील लंबा उनका काफिला था जी जी। गाड़ियों का। और अब जो पूरी सिचुएशन है वो काला सागर से लगे हुए इलाकों पर, जैसे आपका मारियोपोल है, डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, खार्किव है, इन इलाकों पर कंसंट्रेट होती चली जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि जो रशिया का यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है। तो अब सारी की सारी लड़ाई यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी भाग की तरफ सीमित होती जा रही है जी। तो अब लग रहा है कि ये कुछ सिचुएशन अलग तरीके की बनती जा रही है। और अब इस सिचुएशन में हमें लग रहा है कि रशिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी लगभग क्लियर से नजर आ रहे हैं जी। आज से 20 दिन पहले हमें रशिया के ऑब्जेक्टिव्स नहीं क्लियर नजर आ रहे थे, लेकिन अब हाँ, हमें लग रहा है कि रशिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एक अनुमान भी हम लगा सकते हैं कि रशिया इन ऑब्जेक्टिव्स को हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिन में या 15 दिन में, लगभग 2 हफ्तों में अचीव कर ले। जी सर, मैं थोड़ा पीछे चलूंगा। जब रूस ने हमला शुरू किया था फरवरी में, 23 फरवरी को आई थिंक हुआ था हमला, और उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन जब लोगों ने समझी, जितने अंतर्राष्ट्रीय जानकार थे, विशेषज्ञ थे, और ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन बहुत कमज़ोर है रूस के मुकाबले में, ऐसे में लंबे समय तक युद्ध का चलना मुमकिन नहीं है। और ये भी अनुमान था कि नेटो, यूरोप और यूएस, ये तीनों जो फ्रंट हैं रशिया के सामने, वो सीधे तौर पर और डायरेक्ट रूप में आएंगे सामने नहीं। इस वजह से उम्मीद थी कि रूस जल्दी ही अपना काम करके वापस आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदली और अब बहुत लंबा चल चुका है। कौन सा ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट था जब यूक्रेन को लगा कि नहीं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं रूस से? देखिए, यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजी रही जी, अगर हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं जी, रशिया की मिलिट्री पावर वर्सेस यूक्रेन की मिलिट्री पावर जी, तो उसको कंपेयर करने में यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। और अगर हम उस मिलिट्री पावर के मुताबिक काम करते हैं तो मुझे लगता था कि शायद ये लड़ाई 15 से 20 दिन या 3 से 4 हफ्ते तक चल पाएगी। बिल्कुल। लेकिन यूक्रेन ने जो अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया, अपनी रणनीति में बदलाव किया, आमतौर पर युद्ध के मौके पर सेनाएं आपस में लड़ती हैं जी, सेनाएं एक न्यूट्रल जगह पर लड़ती हैं, बट यूक्रेन ने इस पूरी लड़ाई को बिल्टअप एरियाज में लड़ा। बिल्टअप एरियाज मतलब शहरों के अंदर। उन्होंने अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट बाहरी इलाकों में नहीं किया, सेना को उन्होंने आबादी वाले इलाकों में तैनात किया। उन्होंने जो अपने नागरिक थे जी, उनको हथियार दे दिए जी, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी। और बिल्टअप एरियाज में, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर फौजी यूक्रेनी फौजी तैनात हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उसको यूक्रेनियन फौजियों ने अपना हेडक्वार्टर्स बनाया हुआ है। तो जब आप बिल्टअप एरिया की लड़ाई की बात करते हैं तो कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है जी। कोलेटरल डैमेज मतलब सिविलियंस की डेथ, नॉर्मल आदमियों की डेथ। और रशियंस के लिए भी एक नया अनुभव था जी, वो इस तरह की लड़ाई के एक्सपर्ट नहीं है और उन्हें शायद ऐसी उम्मीद भी नहीं रही होगी, और उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बिल्टअप एरिया में इस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी जी। और यही कारण था कि लड़ाई लंबी खिंच चुकी है जी। आप कहीं की भी लड़ाई देखिए, आप मारियोपोल की भी लड़ाई देख लीजिए, आप खार्किव की लड़ाई देख लीजिए, आप बाकी जो सुमी की लड़ाई देख लीजिए, हर जगह पर हमें यही ट्रेंड देखने को मिला है कि यूक्रेनियन फौजों ने सिविलियन इलाकों को अपना हेडक्वार्टर्स बनाया और वहां रह करके उन्होंने लड़ना शुरू किया जी। और ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हमें लड़ाई का कोई नतीजा नहीं दिखाई दे रहा है जी। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रूस का जो सबसे पहले ये फोकस था कि जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि 65 किलोमीटर लंबा काफिला चला था और वो टारगेट कर रहा था कीव को। ऐसा अनुमान था कि कीव पर जल्दी ही रूस कब्जा कर लेगा और उसके बाद अपनी रणनीतियों को, अपने उद्देश्यों को वहां पर लागू करने के लिए वो एफर्ट करेगा। लेकिन अब रणनीतियां बिल्कुल बदल गई हैं। आपने भी कहा कि कीव को छोड़ करके बाकी शहरों पर उसका फोकस है, बाकी उन क्षेत्रों पर जो रूस से सटे हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और रूस का उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है इस युद्ध के पीछे? देवेंद्र जी, जो मैं कीव की बात कर रहा हूं, कीव के ऊपर एक बहुत बड़ी सेना रूस ने भेजी जी। और मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि रूस का मेन उद्देश्य कीव को कब्जे में लेना नहीं था जी। रूस का उद्देश्य था कीव को घेराबंदी करने के बाद यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना।
पर कहीं ना कहीं रूस को लगा कि चीज़ें बिगड़ रही हैं लगातार, और कीव में सेना भेज करके वो शायद अपनी फौजों को जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसमें डाइल्यूट कर रहा है जी। तो शायद उन्होंने यही कारण रहा होगा कि कीव से उन्होंने सेना अपनी हटाई जी। और अब जो लड़ाई का रुख है, अगर आप यूक्रेनियन सेनाओं को और रशियन सेनाओं को देखते हैं जी। और उसको यूक्रेन के नक्शे पर प्लॉट करते हैं जी। तो पूरी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है। रूस ने क्रीमिया रूस के कब्जे में ऑलरेडी था। रूस ने सबसे पहला काम क्या किया, क्रीमिया को आगे बढ़ करके खेरसोन के इलाके तक और नाइप्रो रिवर के इलाके तक, नाइप्रो रिवर के मुहाने तक, वहां तक उसने क्रीमिया को सिक्योर किया पहले, ताकि क्रीमिया के ऊपर किसी तरह का हमला ना हो जी। दूसरा काम इसने क्या किया, जो डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाके थे जिनको ऑलरेडी रशिया ने इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया था और उनको रिकॉग्निशन दे दी थी, इन दोनों इलाकों को इन्होंने बढ़ाया ताकि ये दोनों इलाके सिक्योर हों और लगातार अपने इलाके में इजाफा किया जी। और तीसरा काम इन्होंने किया, जो डोनेत्स्क का इलाका था उसको क्रीमिया से जोड़ने के लिए जी, जो इलाका था लैंड धरती के ऊपर, उसको जो इलाका इसको जोड़ता था इन दोनों इलाकों को, जिसके अंदर मारियोपोल भी आता था जी, इसको जोड़ने के लिए इन्होंने अपना एग्जैक्ट ऑफेंसिव किया। तो अब आप देखिए मैप के ऊपर क्रीमिया, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, नाइप्रोपेट्रोवस्क, डोनेत्स्क, मारियोपोल, लुहांस्क, ऐसा करके एक पट्टी बन गई है जो कि रशिया से कनेक्टेड है बिल्कुल। और ये वो इलाके हैं जो रशिया के डोमिनेंस वाले हैं जी, जहां पर रशिया अपने साथ कनेक्टेड है जी। अब ऐसा करके रशिया सीधी तौर पर ब्लैक सी में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है जी, और लगभग पूरे ब्लैक सी के ऊपर कंट्रोल कर चुका है जी। ब्लैक सी का जिक्र आया तो आपने ब्लैक सी पर जब रशिया का जो जहाज था मस्कोवा, सबसे इंपॉर्टेंट और दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दूसरा सबसे बड़ा जहाज जो डूबा है युद्ध में, कह सकते हैं क्षतिग्रस्त किया गया है, इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रूस को कितना नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्लैक सी पर रूस की जो पकड़ है वो कितनी ढीली हो रही है और यूक्रेन का मनोबल इससे कितना बढ़ रहा है। मॉस्कोवा का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है रूस के लिए जी। पहली बात, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिप था और गाइडेड मिसाइल क्रूजर था, इसके ऊपर बहुत सारी मिसाइल तैनात थी जी, और ये पूरे काले सागर के अंदर जितना भी रशियन नेवी का फ्लीट था उसको एयर डिफेंस कवर दे रहा था जी। अब इसके जाने से सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जो एयर डिफेंस कवर था वो छिन गया। ओके। दूसरा, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण शिप था रशियन नेवी का जी, इसके जाने से रशियन नेवी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति हुई है और काले सागर के अंदर रूस के ऑपरेशन भी प्रभावित हुए हैं। तो क्या ब्लैक सी में फिर से इसका रिप्लेसमेंट कर सकता है रूस? नहीं, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि तुर्की ने ऑलरेडी रूल्स जारी कर दिए हैं। ब्लैक सी में आने के लिए आपको तुर्की से गुजरना पड़ेगा ओके। और तुर्की ने ऑलरेडी नियम जारी कर दिए हैं कि इस लड़ाई के चलते कोई भी जहाज जो कि काले सागर में रजिस्टर्ड नहीं है वो बाहर से एंटर नहीं कर सकता अंदर। तो रूस अगर चाह करके भी अपने कहीं और से दूसरा जहाज भेजना चाहेगा तो पहली बात तो तुर्की इसको अलाउ नहीं करेगा जी। दूसरी बात, अगर हम हाइपोथेटिकली मान भी लें कि तुर्की इसको अलाउ कर देगा तो भी किसी जहाज को किसी दूसरी लोकेशन से, इसी प्रकार के जहाज को जी, किसी दूसरी लोकेशन से उस जगह पर पहुंचने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे जी। तो ये अपने आप में समय है, तब तक मुझे लगता नहीं कि रूस इसका वेट करेगा। सिचुएशन बदल चुकी है तो अब रूस को जो उसके एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उनके थ्रू, उनके ऊपर ही अपने आप को काम करना होगा जी, और जो भी उसके ऑपरेशंस हैं ब्लैक सी के अंदर उनको मस्कोवा के बिना ही पूरा करना पड़ेगा जी। इस बीच विजुअल्स अगर देखें, रूस से जो विजुअल्स आ रहे हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस समय रूस का सबसे ताबड़तोड़ हमला अगर कहीं जारी है तो वो मारियोपोल है। और ऐसा अचानक ऐसा भीषण हमला जिस तरह से किया गया है पिछले 24 से 48 घंटों का अगर हम देखें तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही है कि रूस ने पूरा सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए मारियोपोल को ही टारगेट बनाना शुरू कर दिया? देखिए, मारियोपोल की जो सिग्निफिकेंस है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो 3 पॉइंट पर है जी। पहला पॉइंट तो यह है कि मारियोपोल वो जमीनी इलाका है जो क्रीमिया को डोनेत्स्क से जोड़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा जी, रशिया को एक लैंड ब्रिज चाहिए जिसके थ्रू वो क्रीमिया को डोनेत्स्क से जोड़ सके जी। मारियोपोल उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी, पहली बात। दूसरी बात, मारियोपोल यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है कीव के बाद। ओके। बहुत बड़ी वहाँ पर स्टील फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर आर्मी की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर रशिया यूक्रेन की लगभग 30 से 35% जो इंडस्ट्रीज हैं वो मारियोपोल में लोकेटेड है जी। ये दूसरा एस्पेक्ट है जी। और तीसरा एस्पेक्ट है कि मारियोपोल पर कंट्रोल करने वाला ब्लैक सी का एक छोटा पार्ट है अजोव सी जी। और अजोव सी जो है वो बायोडाइवर्सिटी वाइज और जो सी के रिसोर्सेज है उनके माध्यम से बहुत ज़्यादा रिच है जी। तो अगर मारियोपोल के ऊपर रशिया का कंट्रोल है तो
टेक्निकली पूरा का पूरा कंट्रोल अज़ोव सी के ऊपर रशिया अपना ले सकता है। और साथ में कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था की जो कह सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ को कमजोर कर सकता है। अज़ोव सी फिशिंग के मामले में एक बहुत रिच रिसोर्स है, और आप ऐसा मान सकते हैं कि यूक्रेन की जितनी भी फिशिंग इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अज़ोव सी में लोकेटेड है। ओके, अब आपने पूरी फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो अज़ोव सी के अंदर की कब्जा कर लिया। और साथ ही आपने जैसा कि बताया आपने कि एक फिशिंग इंडस्ट्री कब्जा की, मारियोपोल आपने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन कब्जा किया, और आपने क्रीमिया को एक लैंड ब्रिज के थ्रू डॉनबास से जोड़ दिया। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव रशिया ने अचीव किए मारियोपोल के थ्रू। जी, रूस के साथ इस लड़ाई में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कब ऐसा महसूस हुआ, कब ऐसा उनको कॉन्फिडेंस आया कि वो रूस का सीधे तौर पर मुकाबला कर सकते हैं? और साथ ही साथ जुड़ा हुआ सवाल एक और है सर कि क्या अब, क्योंकि रूस को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ी हैं, तो क्या यूरोप, नाटो और अमेरिका का मनोबल बढ़ सकता है रूस यूक्रेन के साथ फिजिकली खड़े होने के लिए? देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, जहां तक वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात है जी, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को शुरू में एक बार लगा, जब उनके पास जंगी साजो सामान आना शुरू हुआ, उनके पास टैंक्स आने शुरू हुए, उनके पास हथियार आने शुरू हुए, गोला बारूद आना शुरू हुआ, तो उनको लगा कि इस गोला बारूद और इस साजो सामान के बदौलत वो रूस से जंग लड़ सकते हैं। और काफ़ी हद तक उन्होंने एक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव भी किया, रूस के फौजों का जो एडवांस था उसको डिले करके। जी, लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि आप जंगी साजो सामान दे सकते हैं, लेकिन उसको चलाना सिखाने के लिए, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए और फौज को उसके काबिल बनने के लिए उसमें समय लगता है। जी, वो समय अब ज़ेलेंस्की के पास नहीं है। दूसरी बात जहां तक आती है नाटो देशों की, और अब उन नाटो देशों ने और पश्चिमी देशों ने हाथ खींच लिया है। एक स्थिति ऐसी आई थी लड़ाई के शुरू में, जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको लगा कि लड़ाई 10 से 15 दिन चलेगी, उसके बाद हम रूस से बात करेंगे और हम अपनी गैस सप्लाई को फिर से रिस्टोर करा लेंगे। ओके, और आज जो रूस के अंदर अभी गैस का भंडार बचा है वो मेरे ख्याल से 1 महीने से ज्यादा का नहीं बचा है। ओके, जनरली ये लोग 3 महीने का स्टोर करके रखते हैं, किसी कंट्री में 2 महीने का, किसी कंट्री में 3 महीने का है। जी, अब उनके पास ऑप्शन क्या बचा है, या तो वो रशिया से नेगोशिएट करके उसको रूबल में गैस खरीदें, जी, या फिर आप अमेरिका से या कतर से या बाकी देशों से एक बड़े महंगे दाम पर गैस खरीदें, जो उनकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो अब वो भी शेकी हालत में है। कुछ देश ऐसे हैं यूरोप के जो अब नाटो से बिखरने लगे हैं वैचारिक तौर पर। ओके, और मुझे लगता नहीं कि नाटो स्ट्रांग हुआ है रूस के अगेंस्ट। अभी अगर हम नाटो वर्सेस रूस की बात करते हैं तो आज की तारीख में नाटो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है जी, क्योंकि नाटो अपने आप को एकजुट रखने में रूस के खिलाफ सक्षम नहीं रह पाया। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा है जिससे रूस का भी अभी तक मनोबल कमजोर नहीं हुआ है और लगातार यूक्रेन पर हमले वो किए जा रहा है। एक और बात निकलकर इस समय सामने आ रही है कि 9 मई वो तारीख हो सकती है जब इस युद्ध का खात्मा हो सकता है। 9 मई यानी विक्ट्री डे परेड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिली विजय के बाद रूस ने विक्ट्री डे परेड मनाना शुरू किया था और तब से ये सिलसिला अनवरत जारी है। तो क्या इसका वर्तमान युद्ध का और विक्ट्री डे परेड से कुछ रिलेशन आप देख रहे हैं? एक रिलेशन दिखाई दे रहा है जी। पुतिन है जी, वो हमेशा बहुत सारी चीजों को सिंबॉलिक तरीके पर लेते हैं जी, और ये उनका इतिहास रहा है जी। अब हम 9 मई की जहां इतिहास की बात करते हैं, 9 मई 1945 को रूस ने नाजी जर्मनी के ऊपर विजय प्राप्त की थी जी। तो वो हमेशा कहते हैं कि वी हैव डन विक्ट्री नॉट इन वी हैव गॉट विक्ट्री नॉट इन वर्ल्ड वॉर 2 बट वी गॉट विक्ट्री ओवर द नाजीज। ओके, तो नाजियों के ऊपर अपनी विजय को सेलिब्रेट करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की विजय को। ओके, इसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, अभी यूक्रेन के अंदर जिस प्रकार से काफी सारे मर्सनरीज आए बाहर से लड़ने के लिए, कुछ यूक्रेन के अंदर भी मर्सनरीज थे जैसे कि अज़ोव बटालियन जो कि अपने आप को नाजी कहते हैं जी। तो एक व्लादिमीर पुतिन ने ओवरऑल एक सांकेतिक तौर पर उन्होंने यूक्रेन की फौजों को नाजी कहा, ओके, बार बार कहा। ओके, और रशियन स्टेट मीडिया लगातार यूक्रेन की फौजों को नाजी कहती रही है। ओके, ये इस बात से भी प्रूव होता है कि जो अज़ोव बटालियन मारियोपोल में लड़ रही थी जी, वो स्पष्ट तौर पर नाजी हैं, वो वही स्वास्तिक निशान का इस्तेमाल करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि पुतिन कहीं ना कहीं मारियोपोल कब्जा करने के बाद और डोनेट्स्क और लुहांस्क में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद जी, जहां उनको लगता है कि वो एकदम बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं जी, तो हो सकता है कि वो सीज फायर डिक्लेयर कर दें जी, और इस सीज फायर को एक विक्ट्री के तौर पर, एक विजय के तौर पर 9 मई को सेलिब्रेट करें और उसको रिलेट करें 1945 की उस विजय जी हाँ, उसको 1945 की विजय के साथ रिलेट करें और ये कहें कि हाँ 1945 में भी हमने नाजियों को हराया था जी, और 2022 में भी हमने नाजियों को हराया है। तो ये सिंबॉलिक परेड है जी। लेकिन इसमें भी अभी 20 दिन का समय बाकी है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले होते रहे तो यूक्रेन को कितना नुकसान होगा, रूस की अर्थव्यवस्था को कितना करारी चोट पहुंचेगी और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के दो देशों के इस युद्ध ने
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जो पहले से ही 2 साल से कोरोना की भीषण महामारी का मुकाबला कर रही थी। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट, युद्ध के संकट पर इस चर्चा में अभी इतना ही। मेजर अमित बंसल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और इन मुद्दों पर चर्चा की। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिएगा इंडिया.com के साथ। धन्यवाद।